हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो 10 मार्च को एग्जाम है उसके रिलेटेड जो भी चैप्टर्स आपको एग्जाम में आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स आपको इन गैप डेज में कंप्लीट करवाएं। और इन गैप डेज में जो भी चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा आपको, डेफिनेटली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको इन वीडियोस के थ्रू पढ़ाऊंगा वही सारे क्वेश्चंस से ही आपका जो पेपर है वो बनेगा। ठीक है। और उसके बाद आपके लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यूज, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा ये थंबनेल में लिख के कि पेपर लीक, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख के, क्योंकि वो बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है। ठीक है। वन वे आर द अदर वे। ठीक है। कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे को बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है। व्यूज तो कुछ ना कुछ करके तो आ ही जाएंगे, है ना। बच्चा सोचेगा हाँ भाई पेपर लीक है, ये है वो है, व्यूज तो ले लेंगे आप। लेकिन अगर वो बच्चा सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ के गया तो चलो मान लिया 4 क्वेश्चन आपके उस बताए हुए में से आ गया, इवन आप 5-5 6-6 वीडियोस में सेम पेपर लेके आएंगे और उसमें से डेफिनेटली आएगा ही। लेकिन मजा तब है आप एक ही वीडियो बनाओ, उसी में से आपका 80% से ऊपर पेपर आ जाए, तब मजा है, तब बच्चे को मजा है डेफिनेटली, तभी बच्चे को भी आप पे भरोसा करना चाहिए। तो मैं यही सारे बच्चों से सजेस्ट करूंगा, ये इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। कोई पेपर लीक नहीं होता है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बिल्कुल भी अपने व्यूज के चक्कर में। ठीक है। तो मैं डिटेल में मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा फिलहाल के लिए जो आपका आने वाला एग्जाम है। तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा डेफिनेटली वो आपको आएगा। तो एक चीज और बता दूं, आप सोचोगे कि बच्चों के साथ ये धोखा कैसे हो गया। हम तो अपनी मर्जी से बता रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं बताया और बच्चा वही सब पढ़ के गया है जो आपने बताया है, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो गया ना उस क्वेश्चन में। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम एक एक्सपेक्टेड पेपर आपको दे सकते हैं, इसमें से आ सकता है। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि आपका 100% यही पेपर आएगा, ठीक है, डिट्टो यही आएगा। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना ही आपको ऐसे किसी भी वीडियोस पे बिलीव करना है। तो हम डिटेल में मैथमेटिक्स को प्यार से, साफ सुथरे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार एक ही वीडियो, मात्र एक ही वीडियो बनाई थी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट सेशन का अगर कोई आपका नोन होगा तो उससे आप पूछ सकते हैं, अगर उसने मेरी वीडियो देखी है दूसरे चैनल पे, विजन इन्फिनिटी वाले चैनल पे। ठीक है। तो उस वीडियो में से 80% से ऊपर जो क्वेश्चन पेपर था वो वहीं से आया था। बिल्कुल एक ही वीडियो बनाई थी, कुछ एक मिनट की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से बताए थे, लिमिटेड क्वेश्चंस बताए थे, उन्हीं में से पेपर में आया था। और इतना मैं श्योरली बोलता हूं कि इस बार भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो लास्ट पे आपको मैं गेस्ट पेपर दूंगा अपनी तरफ से, पेपर लीक के नाम से नहीं, एक एक्सपेक्टेड पेपर के नाम से आपको एक मैं जो पेपर बताऊंगा, तो उसमें से और जो लेक्चर्स में डिलीवर करूंगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपको पेपर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बाकियों के साथ रिकमेंड भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये जो सिलेबस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको प्लस पॉइंट पता है क्या जेके बॉस वालों, आपको बाहर से, बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जैसे सीबीएसई वालों को पूछते हैं। अगर बाहर से पूछते होते तो सोचो आपका क्या होता, मतलब कर लेते आप भी, क्योंकि आपका अभी माइंड सेट वैसा बना हुआ है कि भैया पेपर में क्वेश्चंस जो हैं आपको बुक से ही पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग काफी बच्चे सॉल्व पेपर्स पढ़ते हैं, काफी बच्चे जो है गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, काफी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी करते हैं। तो मैं अभी डिटेल में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट चैप्टर से वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपका आने वाला एग्जाम जो हो अच्छा हो जाए। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि हर बच्चे के जो आप मेरे से कंसिस्टेंटली पढ़ेगा इन डेज में, उसके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। डेफिनेटली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब आपका पेपर हो जाएगा सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि भाई यहां से आए हैं। ठीक है। तो बस आपने भरोसा करना और बने रहना है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिटेल में बेसिक्स नहीं बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि बेसिक्स बताएंगे बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, वही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है।
HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है दो नंबर्स का, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वो वेरिफिकेशन भी करनी है आपको, एलसीएम भी निकालना है, HCF भी निकालना है। देखो ध्यान से, तीनों पार्ट हैं, कोई भी आ सकता है, आपको कोई भी आ सकता है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ये बोल रहा हूं आपको, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको दो एक्सरसाइजेस हैं, बिल्कुल इजी है हर पार्ट हर क्वेश्चन, तो आप क्यों छोड़ रहे हो, आप क्यों क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो? तो आपके पास टाइम है, सारी चीजें हैं, आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से मेरी यही सजेशन रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बोलोगे भाई उससे बढ़कर मतलब हम छोड़ना चाहते हैं, तो कोई ऐसे बिल्कुल जो पेपर में आए वही क्वेश्चंस बताओ, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता है काफी रीजंस की वजह से, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। देखो जैसे ये 26 और 91 है, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है, HCF भी निकालना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करनी कि भाई आपने जो HCF और एलसीएम निकाला क्या वो सही है या गलत, ठीक है। तो इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 26 है जो आपका, 26 है जो आपका, उसके फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 26 2 13 जा, ठीक है, 13 1 जा, ठीक है, इतना समझ आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, किसको, 26 को ब्रेक करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 91 है, जो 91 को कैसे तोड़ सकते हैं, 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 7 1 7, 2 बचा गया, 7 3 21 और 13 1 13, तो मेरे पास क्या आ गया, 91 आ गया। तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब अगर मैंने HCF निकालना है तो बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, HCF निकालना है तो हमने देखना दोनों में कॉमन क्या है, वही लिखेंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, वही आपका HCF आ जाएगा। हमारे पास दोनों में सेम क्या है, 13 है, ओनली 13 और कुछ सेम नहीं है, HCF 13 आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया, 13 आपका HCF आ गया। जब 13 आपका HCF निकालना, अब आपने निकालना LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन 13 ही है, 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 13 दोनों में है, 13 एक बार लिखेंगे, और जो भी रिमेनिंग प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा वहां पे दोनों में, वो सबको लेंगे, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे और जो रिमेनिंग होगा वो सब लेंगे, ठीक है। जैसे 2 है 2 लिखा, फिर 7 है 7 भी लिखा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें होता 2⁴ होता, नीचे 2⁴ होता, तो हम इन दोनों में से 2⁴ लेते, हाईएस्ट पावर वाला लेते। बात आ रही समझ में? अगर मेरे पास ऊपर 7 का क्यूब होता, नीचे 7 होता, तो मैं क्या लेता, 7 का क्यूब लेता। जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा, अगर कॉमन नहीं है, जो भी इन्वॉल्व होगा वो सारा लिखना है, उनको मल्टीप्लीकेशन करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास LCM आ जाएगा। मैंने कहा मेरा भाई 13 का 13 लिखो, 2 7 14 लिखो, 2 7 14 लिखो। अगर आप करोगे 14 इंटू 13 तो आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। आप कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर होना नहीं चाहिए अलाउड, बट आपकी खुशकिस्मती है, ठीक है। तो आपको क्या है, कैलकुलेटर अलाउड है, टाइम बचाने के लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लाइफ में बड़ा कुछ अचीव करना है तो कैलकुलेटर से आप परहेज करें, आप अपनी कैलकुलेशन के ऊपर पकड़ बनाए, ठीक है। 13 इंटू 14 करना है, 13 10 जा 130, 130 में 13 4 जा 52, 130 में 52 प्लस किया, 130 में 50 प्लस किया 180, 180 में 2 प्लस किया 182। मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई? मेरे पास HCF आ गया, मेरे पास LCM आ गया, मेरे को क्या आ गया, मेरे पास HCF आ गया, LCM आ गया। मेरा HCF LCM सही है कि नहीं है, मैं वेरिफिकेशन करूंगा। मैं HCF इंटू LCM करूंगा पहले, HCF इंटू LCM। HCF क्या है मेरा, HCF क्या है 13 इंटू LCM क्या है 182। अब आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर वैसे करोगे जैसे मैंने अभी पहले किया था तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा 2 डिजिट वाले में वो वाला जल्दी आपको काम कर देगा, लेकिन 3 डिजिट वाले में थोड़ा दिमाग की रगे ना फट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, बेसिक मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 6, 1 2 2 1 8 8 1 1 1, 6 का 6 6 4 तो 6, 8 से 14 4 1 1 1 2, 2 4 6 6, 2 4 6 6 आपका क्या आ गया, आपका HCF इंटू LCM आ गया। अब ये हमने वेरिफिकेशन करनी है, जो HCF इंटू LCM आया है क्या ये बराबर है, जो दो नंबर हमारे थे क्या उनके प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आप देख लोगे आपको यही आएगा, 2466 ही आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया क्या करना है,
तो उस हिसाब से आपने करना है। ये HCF इंटू LCM आया, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया। ये क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया। मैंने कहा HCF और LCM, HCF इंटू LCM इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, हैंस वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? हैंस ये चीज वेरीफाइड होगी, वेरीफाइड होगी। ओके, तो ये चीज थी, हम इस तरह से दो नंबर्स का HCF LCM निकाल सकते थे, उसके बाद वेरिफिकेशन भी कर सकते थे। ये दो पार्ट आप खुद से ट्राई करें, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। HCF में सिर्फ कॉमन वाले लेने, उनका मल्टीप्लीकेशन करवाना है, और आपने क्या करना है, LCM में जो कॉमन होंगे उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और जो रिमेनिंग फैक्टर इन्वॉल्व होंगे वो लिखने हैं, उनका प्रोडक्ट करवाना है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करवा देते हैं। 306 और 657, इनका HCF जो है 9 दिया हुआ, बोल रहे इसका LCM क्या होगा। मैंने कहा मेरे को पता है HCF इंटू LCM क्या किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो HCF कितना है? 9 दिया हुआ है, बोलो है कि नहीं? ये 9 है ना। इंटू LCM मेरे को निकालना है, मैं LCM ऐसे रखूंगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 306 इंटू एक नंबर ये, इंटू दूसरा नंबर 657। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स थे उनका मल्टीप्लीकेशन। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से काटो भाई, 9 3 जा 27, 3 बचा, आ गया 9 4 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको जस्ट बेसिक मल्टीप्लाई करना है, 657 इंटू 34। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं आपको, अगर स्पीड तेज लग रही है आप 0.75x पे देख लें, ठीक है। 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, 2 2 कैरी, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17, 7 1 3 6 18 और 1 19, 8 का 8 2 और 1 3, 7 6 13 3 1 9 2 11 1 12 2 1 1 1 2, 22,338, 22,338 आपका बिल्कुल प्यारा सा साफ सुथरा सा क्यूट सा आंसर आ गया। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? बोलो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। आपकी खुशकिस्मती है मेरे भाई, कैलकुलेटर भी यूज करना है, और पेपर के बीच जो क्वेश्चन आएंगे वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी बुक के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत खुशकिस्मत हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, 6 रेज़ टू पावर n है, क्या है? 6 रेज़ टू पावर n। बोल रहे चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ 6 की पावर में 1 आ गया, 6 आएगा, 6 की पावर में 2 आ गया, 36 आएगा, लाइकवाइज 6 का क्यूब हो गया, 216 हो गया, लाइकवाइज 6 रेज़ टू पावर 4 हो सकता है, 6 रेज़ टू पावर 5 आ सकता है, 6 रेज़ टू पावर, बोल रहे हैं ये जब भी वैल्यू आएगी, क्या कभी ये 0 से एंड करेगा? 6 की रेज़ टू पावर में बढ़ता जाए, कुछ भी आ जाए, क्या कभी 0 से एंड करेगा? मैंने कहा कोई भी नंबर 10 से एंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिख दिया, 20 लिख दिया, 2 10 जा 20 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आ गई? मैंने कहा 10 जो है वो 0 से एंड कर रहा था, तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर होगा, अगर वो 0 से एंड करेगा तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर जो है 0 से एंड करता है। और एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 30, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, और जो मर्जी हो कोई इशू नहीं, बट हमारा 2 और 5 तो होना चाहिए। अगर 2 और 5 किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होगा, वो नंबर 0 से एंड करेगा। तो इतनी बात आप सबको समझ आ गई। मैंने कहा बस इतना लिखो प्यारा सा, फॉर ए नंबर टू बी ends with 0 its prime factorization must include 2 and 5 in it, 2 and 5, its prime factor must include 2 and 5। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे हम अपने नंबर की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर से ऐसे ही तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3,
2 इंटू थ्री होल रेज टू पावर n जो था वो ऐसे लिखा। अब ये जो 2 इंटू थ्री आया ना, 5 नहीं आया ना, इट डज नॉट इंक्लूड 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं आ रहा। अगर 2 ना आता 5 आता तो भी वो 0 से एंड ना करता। अगर दोनों आएंगे, 2 भी आएगा 5 भी आएगा, तभी जाके वो 0 से एंड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं इट डज नॉट इंक्लूड 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, सो 6 रेज्ड टू पावर n will never ends with 0। ओके मेरा भाई, समझ आ गया सबको? सबको अच्छा लगा ना? समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक से कराया, बस थोड़ा सा इंग्लिश लिखनी है आपने, लिखनी है, कुछ बहुत पहाड़ नहीं इधर से उधर कर लिया, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लिखी है मैंने। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रह सकते, मैंने बोला आपको भाई कोई क्वेश्चन ना छोड़ो, पहले दूसरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना छोड़ो, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट, तो वो मैं करा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं यही सजेस्ट करूंगा पहले दूसरे चैप्टर में से बिल्कुल क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं। ये नंबर और ये नंबर है, 2 नंबर दिए हुए हैं, बताओ ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं? तो मैंने ले लिया पहला नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बोलो भैया यहाँ पे कितने नंबर से? बोलो बोलो बोलो, कितने नंबर से? अब बोलोगे 4। मैंने कहा नहीं भाई 4 नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर से हैं। मल्टीप्लीकेशन में जितने भी होंगे उसको एक ही कंसीडर करेंगे, और ये प्लस जो होगा या फिर माइनस जो होगा वो सेपरेट करेगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। मैंने देखा यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमको कॉमन मिल रहा है 13। देखो यहाँ पे भी है 13, यहाँ पे भी है। तो मैंने कहा 13 को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या यहाँ पे 7 इंटू 11 77 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलोगे बचेगा, क्योंकि 13 तो कॉमन ले लिया ना। यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 11 77। भाई यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? 1 बचता है। 13 को जब कॉमन लिया, 13 इंटू 1 विल बी 13। तो मैंने कहा 13 इंटू 77 प्लस 1 78 होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। 13 इंटू 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम, 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 39 जा 3 13 जा 13 1 जा 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई? any number which can be expressed in the prime factorization, in the product of its prime factorization, and each time its prime factorization is unique apart from the order in which it occurs। क्या बोला मैंने ये क्या बोल दिया? अब बताओ, अगर आपने पूरा मैथ पढ़ा है ना अभी तक, अब बताओ ये क्या बोला मैंने? दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेटमेंट डिफाइन आ सकती है, बोलेंगे भैया डिफाइन करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये मैंने अभी डेफिनेशन बोली है। वो कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट में अकर्स। मतलब 13 इधर आ सकता है, 2 उधर जा सकता है, 3 उधर जा सकता है, कोई इशू नहीं। बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई है इस नंबर पूरे की, इस पूरे नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है यही आई है। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट हमेशा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगी। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में। अब ये प्राइम फैक्टर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में कोई भी नंबर अगर लिखा जा सकता है तो वो नंबर कौन होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। ठीक है, गिवन नंबर ये कंक्लूजन लिख देना अगर आपको चाहिए 80 आउट ऑफ 80। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है भाई, कंक्लूजन लिख देना। आपने इतना लिख दिया, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। रीजन देना है उसके पीछे का। ठीक है, एक्सप्लेन वाई बोला ना। ठीक है, गिवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers, so by fundamental theorem of arithmetic। पूरा लिखना, पूरा स्पेलिंग लिखना। fundamental theorem of arithmetic, given number is a composite number। given number is a composite number। ठीक है भाई साहब, इस तरह से कर सकते थे। दूसरा पार्ट आपके लिए खुद से करना है,
कमेंट सेक्शन में इसका भी बताना है कि ये क्यों अगर पूरा सोल्यूशन लिख सकते हो तो मैं बोलूंगा नहीं लिखना, रहने तो, छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा, बट आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, उसके बाद √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा था, इस साल पूछ सकते हैं। √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास मात्र एक तरीका है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। खुद को गलत प्रूव करना। हम ये मानेंगे कि √5, देखो √5 है, √3 है, √2, मुझे लगता नहीं है जेके बॉस वाले आपको जरा भी बाहर से डाल देंगे ना, जो बुक पे नहीं है। एग्जाम्पल में है √2 डाल सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स पे नहीं डालते हैं, वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही डालते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं। अगर आपका मैथ्स अच्छे से कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है, तो उसके बाद आप एग्जाम्पल्स भी करें, आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप जस्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप बने रहिए बस साथ। मैंने कहा √5 को रेशनल नंबर प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर सकते हैं, मतलब खुद को गलत प्रूव करके। मैंने कहा √5 अगर वो बोल रहा है इरेशनल प्रूव करो, मैंने कहा मैं मानूंगा ये रेशनल है। लेट द कॉन्ट्ररी हो गया अपोजिट, लेट द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो अगर ये रेशनल नंबर है, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो मैं कह सकता हूं √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, P/Q की जगह में A/B लिख देता हूं, ठीक है, इजी ने। मतलब P/Q भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ये इंटीजर होते हैं दोनों, ए और बी भी इंटीजर मान लिए मैंने। तो √5 को इस फॉर्म का लिख सकते, कोई भी रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर मैंने इसको रेशनल माना तो मैं इसको इस फॉर्म का लिख सकता हूं। तो अगर इसको इस फॉर्म का लिख सकता हूं, यहाँ पे ए और जो बी होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। मतलब क्या होगा, मतलब जैसे 2/3 है, मतलब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे होंगे, ये अज्यूम करना है। होता भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यही होती है, ठीक है, ऊपर नीचे सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। मैंने बोला कि अगर √5 रेशनल है, मैंने माना अगर ये रेशनल है, इसको मैं A/B की फॉर्म का लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर A/B की फॉर्म का लिखे जा सकता है। ए और बी वहां पे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बी को इधर लाऊं, ए अकेला हो जाएगा, √5 बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके पीछे आपकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम यहीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरम कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लेते 5 है, अगर कोई प्राइम नंबर है ये, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल 25 लेते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अगर ये नंबर जो है, ये प्राइम नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर इसको खुद भी डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात आ रही समझ में? बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, वो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो वो 5 को भी डिवाइड करेगा। ये सिंपली ये थ्योरम कहती है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, कितना आता है, 5 आता है। बोलो कितना आता है, 5 आता है। बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहां से मेरे को ये चीज पता चली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मैंने 6d लिखा है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है, यहां से मेरे को जो पता चला, डी की जगह में कोई भी नंबर रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो, मेरे पास जो है वो जो नंबर बनेगा वो 6 के टेबल में आएगा, क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज। बात आ रही समझ में? तो यहां से मेरे को ये पता चला ए स्क्वायर जो होगा वो 5 के टेबल में आएगा, क्योंकि 5 के साथ बी की जगह कोई भी वैल्यू रखो, जो भी आएगा तो वो आंसर 5 के टेबल में आएगा। तो यहां से ये समझ आया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। मैंने कहा अगर ए स्क्वायर 5 के टेबल में आता है, अभी बताया कोई नंबर का स्क्वायर उसके टेबल में आता है ना, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, 5 इज ए प्राइम नंबर, ए स्क्वायर मतलब कोई नंबर का स्क्वायर 5 के टेबल में आता है, तो वो नंबर खुद भी 5 के टेबल में आएगा। तो मैंने कहा ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे ए का स्क्वायर है, सो ए इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज डिविजिबल बाई 5।
ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए 5 के टेबल में आता है तो ए को 5 के टेबल में कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू, देयरफॉर ए इक्वल टू 5c। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। क्या बोला मैंने कहा कोई भी नंबर अगर 5 के टेबल में आएगा उसको मैं लिख सकता हूं। अगर ए है, ए अगर 5 के टेबल में आ रहा है तो ए को लिख सकता हूं 5d, 5e, 5f, है ना। f की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, जो भी पूरा नंबर बनेगा वो बाद में 5 के टेबल में आएगा। तो खाली 5 लिखेंगे नहीं ना चलेगा, कोई वेरिएबल साथ में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, ये हमेशा हर बार चेंज होती रहेगी जब हम c की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। तो a इक्वल टू 5c। मैंने कहा अगर a स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा था तो a भी 5 के टेबल में आएगा। किसने कहा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक आधा मार्क्स भी ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखनी है, पूरी थ्योरम लिखनी है। अभी फिलहाल वो पुरानी बुक में थ्योरम 1.3 है, नई बुक में शायद थ्योरम 1. नई बुक में शायद वो थ्योरम 1. आपकी 2 होगी, ठीक है। तो वो थ्योरम आपने पूरी यहाँ पे लिखनी है, जो अभी मैंने आपको समझाई भी वो स्टेटमेंट। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक सेकंड रुकना। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरी थ्योरम आपने लिखनी है। क्या करना है? पूरी थ्योरम लिखनी है। थ्योरम कौन सी है? थ्योरम 1.2 लिख रहा हूं मैं फिलहाल, थ्योरम 1.2। आप ये नहीं लिखना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे? लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड p स्क्वायर ऑफ ए नंबर, या फिर p डिवाइड a स्क्वायर देन इट विल डिवाइड a एज वेल, ठीक है। वो थ्योरम पूरी आपने लिखनी है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, याद कर लो अगर पूरे नंबर चाहिए। तो मैंने कहा a 5 के टेबल में आएगा तो a इक्वल टू 5c लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा? a की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ 5b स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। 5b स्क्वायर एज इट इज लिखा, इक्वल टू क्या लिखेंगे? a की जगह क्या लिखेंगे? 5c और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। 5b का होल स्क्वायर का 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये 5 के टेबल में उड़ रहा है, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। बोलो इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? मैंने बोला b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि b स्क्वायर जो वो 5 के टेबल में आ रहा है। अगर b स्क्वायर 5 के टेबल में आएगा तो b भी 5 के टेबल में आएगा। अगर बी स्क्वायर 5 के टेबल में, कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर के टेबल में आ रहा है, वो नंबर खुद भी उसके टेबल में आएगा। अगर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज डिविजिबल बाई 5, बी इज डिविजिबल बाई 5, बी इज डिविजिबल बाई 5, पूरी थ्योरम लिखनी है ना। अगर b 5 के टेबल में आता है तो b को हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू 5d, b इक्वल टू 5d, वेयर d इज एनी रियल नंबर, वेयर c इज एनी रियल नंबर, वेयर c इज एनी रियल नंबर, ठीक है, वेयर d इज एनी रियल नंबर। बात आ रही है समझ में? नहीं, ठीक है। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। मेरा भाई आप इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी सेकंड को और थर्ड को अगर बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब a 5 के टेबल में आ रहा है, b 5 के टेबल में आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या माना था कि a और b तो को प्राइम नंबर है, वो तो किसी के टेबल में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे आके हम कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, हम गलत प्रूव हो गए कि भाई हमने माना था कि वो को प्राइम है, बट ये तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये अदर देन 1 5 के टेबल में कम से कम 5 में आ रहे हो, और भी किसी में आ रहे होंगे, लेकिन कम से कम ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो ए बी और बी भी 5 के टेबल में आ रहे हैं, दे आर नॉट को प्राइम। ये गलती हुई है ना, ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि हमने गलत माना था। क्या हमने गलत माना था? कि √5 रेशनल नंबर है, इसलिए वो रेशनल ना हो कि क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये सही होता ना तो यहाँ पे ये को प्राइम ही आने थे, ठीक है। अगर ये सही होता, हमने सही माना होता तो ये को प्राइम ही आने थे। ये गलती हुई है, ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि हमने गलत माना है, ठीक है। फ्रॉम हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। फ्रॉम सेकंड, सॉरी second and third, we can conclude that A and B both have common factor
एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5, कम से कम उनका कॉमन फैक्टर कौन है? 5, और भी हो सकते हैं, कम से कम उनका कॉमन फैक्टर 5 है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलती, दिस, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मार्क्स लेने हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइसन because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, wrong assumption, ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि हमने गलत माना है, because of our wrong assumption, therefore root 5 is an irrational number, irrational number। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पिछले साल का जो मैंने गेस दिया था, एक ही वीडियो बनाई थी, 80% से ऊपर पेपर उसी में से आया था। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, मैं यही बोलूंगा, देखना मत, टाइम वेस्ट होगा, भरोसा कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से मैंने मात्र एक ही पार्ट दिया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया हुआ था, वही पेपर में फंसा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे चीजें जो मैंने बताई थी चैप्टर में से, भैया यही आएगा तो वही आया। ठीक है, तो आपको अभी भी जो पढ़ा रहा हूं इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है, चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, तो जैसे इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो भाई अगर ये आ जाता है 4 मार्क्स में क्वेश्चन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो जैसे किया है, उसके बाद आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट जैसे अभी करा रहा हूं वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो 3 + रूट 5 को रेशनल प्रूव करना है। मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा। लेट द contrary that रूट 5 सॉरी 3 + रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। मैंने क्या कॉन्ट्ररी मानी? मैंने माना कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं 3 + रूट 5 को क्या लिख सकता हूं, a/b की फॉर्म का, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, अगर a और b को प्राइम्स है तो अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आपने इन सारे पार्ट्स में जो भी रूट 5 के अलावा इन सारे पार्ट्स में आप किसी एक रेशनल नंबर को अकेला करो, तो a इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, रूट 5 = a/b -3, इसके नीचे 1 देके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट 5 = a × 1 a -3 × b 3b अपॉन b × 1 b। मैंने कहा ये एक न्यूमरेटर है, ये एक डिनोमिनेटर है, तो ये एक रेशनल नंबर आया, बट ये इरेशनल नंबर है। ये रूट 5 इरेशनल है, हमें पता है ना। ठीक है, हमने अभी प्रूव किया है। अगर ये 4 मार्क्स में आएगा तो आप प्रूव करो पहले रूट 5 इरेशनल है, उसके बाद ये चीज करो, ये वाला स्टेप। ठीक है, तो रूट 5 को मैंने ये जो चीज है ये रेशनल है, ये क्योंकि ये p/, इसका जो भी a की और b की वैल्यू डालोगे कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, नीचे भी कोई वैल्यू आएगी, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंटेन कर रहा है ना। हेयर इरेशनल = रेशनल है ना, विच, या पूरा स्पेलिंग लिख दो, हेयर इरेशनल = रेशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट, या इरेशनल = रेशनल आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption, हमारी गलती की वजह से ये गलती हुई है भाई, हमारी गलती की वजह से गलती हुई है। therefore 3 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है, 3 + रूट 5 एक इरेशनल नंबर है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट चैप्टर हो गया फिनिश। यही जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। पूरे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट करा देता हूं, एक ये पार्ट करा देता हूं, और उसके बाद मेरा भाई जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले इस बार के लिए 3 इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक ये रहने वाला है, एक ये रहने वाला है। 3 मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, फोटो ले लो, 3 इनमें से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तीनों को ही डिस्कस कर लेते हैं, या तीनों को डिस्कस कर लेंगे
लेंथी हो जाएगी वीडियो, ये आप खुद सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिमिलर ही है ये वाला करा देता हूँ थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास है 6x² -3 -7x, ठीक है। इसके जीरोज निकालने और उसके बाद रिलेशन भी वेरीफाई करना है कि आपने सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। तो मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से देखना, आपकी 10वीं खत्म होने वाली, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो एक्स वाला पीछे लाते हैं, ये वाला उधर ले जाते हैं, मतलब डिग्री के हाईएस्ट डिग्री टू लोवेस्ट डिग्री हम अरेंज करते हैं। ये -7x, ये -3, अगर इसके जीरोज निकालने, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। जीरोज क्या होता है? जीरोज होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने से इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, उसी को जीरोस बोलेंगे। मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी बेसिकली। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जो पहले होता था, डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं ताकि वो हम मिडिल टर्म की जगह रख सकें। कंडीशन ये है कि उन दो नंबर्स को प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज -7 आना चाहिए। दो नंबर्स ऐसे ढूंढने ताकि उसको प्लस करके -7 आना चाहिए, और वही दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही आना चाहिए। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 6 × -3, 6 × -3 -18। तो मैंने कहा दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करके ये आए, मल्टीप्लाई करके ये आए। तो आप बोलोगे, दिमाग से निकाल लोगे नंबर, 9 और 2 होंगे, 9 और 2 होंगे, 9 2 18, 9 और 2 को माइनस करोगे, माइनस से ध्यान में रखो, बेसिकली करेंगे प्लस ही हम, ठीक है। तो 9 और 2 का रिलेशन 7 के साथ बन सकता है, 9 2 18 हो सकता है। नंबर 2 यही है। अब लेकिन हमें -7 चाहिए। -7 तभी आएगा जब हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे 9 के साथ। मैंने कहा जब माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो तब हम इनको प्लस करेंगे, माइनस थोड़ी करते हैं। -9 + 2, अब बोलोगे प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7, माइनस नहीं कर रहे होते, बेसिकली हम प्लस ही कर रहे होते हैं। -9 में 2 प्लस कर रहे होते हैं। जब -9 में 2 प्लस करेंगे तो -7 आएगा। अब बोलोगे कैसे? तो मैं ये बता देता हूँ बेसिकली आपको ऐसे। -9 है ना, -9 यहाँ पे -8 होगा, -7 होगा, ठीक है। तो जब प्लस करते हैं हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है। -9 में 2 ऐड करना है, तो 1 और 2, तो कहां पहुंचे? -7 पे पहुंचे। बात को ध्यान से समझना। तो ये आप इजीनेस के लिए करते, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े के साथ माइनस से माइनस लगाया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक एक्चुअली में हम प्लस कर रहे होते हैं। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करके ये आए, मल्टीप्लाई करके ये आए, वो नंबर ये है, उनके साथ साइन ऐसे लगाया। अगर यहीं से डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहीं से डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? बस इसके साइन चेंज कर दोगे। तो मतलब x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या? 9, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी क्या? -2। लेकिन एक चीज और करनी है। क्या? जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा x² का, उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो मतलब यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। MCQ में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करके। बट आपको अगर पेपर में मार्क्स लेने हैं तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक बताई, अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो दो नंबर यहाँ पे फिट कर दो, 6x² मैंने लिखा ऐसे ही। अब बीच में वो दो नंबर लिखने, एक नंबर था -9 और वेरिएबल साथ लिखो x, और दूसरा नंबर था 2 और वेरिएबल साथ लिखो -3 एज इट इज लिखा, = 0। बोलो बात आ गई समझ में? 3 टर्म्स वाला फैक्टराइज था, उसको हमने 4 टर्म्स वाले फैक्टराइज में किया। अब इसको 2 करके तोड़ेंगे। तो इन 2 को लेंगे और इन 2 को लेंगे। तो मैंने कहा इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है? आप बोलोगे 3 के टेबल में आ रहे हैं और x भी है। जब 3x कॉमन ले लिया, 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, -3 3 जा 9। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई? प्लस अब ये वाला साइन ना मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं लिखना, तो ये साइन लिखा करो हमेशा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉमन। जब कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन होगा। 1 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, आप भी आओगे। अगर आपका नाम आतिफ है, आतिफ × 1 विल बी आतिफ, ठीक है। तो ये जो है इनका कॉमन क्या हो गया? 1। तो अंदर क्या बचेगा? यही बचेगा, हमेशा यही ब्रैकेट बचती है, ठीक है। 2x - 3 = 0। अब ये चीज अगर प्लस से इधर देखेंगे, ये चीज, और प्लस से उधर देखेंगे, ये चीज दोनों में दिख रही है, कॉमन है। तो 2x - 3 हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3x और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 = 0। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई? समझ आ गई सबको समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा 2। अब ये चीज और ये चीज मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं, बीच में साइन, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका प्रोडक्ट 0 है।
दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज जीरो, आइदर दिस इज जीरो और बोथ ऑफ देम मस्ट बी जीरो। जब दोनों जीरो होंगे तभी प्रोडक्ट जीरो है, या ये जीरो है तब प्रोडक्ट जीरो है, या ये जीरो है तभी प्रोडक्ट जीरो है। मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी को जीरो होना ही है। ठीक है, हमें नहीं पता किसको, तो हम ले लेंगे आइदर, यहाँ पे क्या होगा आइदर, या फिर क्या होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 ये x की वैल्यू आ गई, और दूसरी ये उधर चला जाएगा, 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। बोलो इतनी बात समझ आ गई? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक से करा था, कचहरी करे बिना, वो हमने अभी करके देखा मेथड से। ठीक है, जो आपको करना है पेपर में। तो ये तो आए जीरोस। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना है? रिलेशन वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन। पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। तो आई होप आप सबको पता है सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है। नहीं पता है तो अभी सीख लो। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब b क्या चीज होती है? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब जो आपका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a करके निकलता है। तो b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हम ऐसे निकालेंगे। पहले तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोस प्लस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हम प्लस कर लेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस क्या आए? जीरोस आए एक 3/2, एक -1/3। 3/2 दूसरा क्या है? -1/3। इनका क्या करना है? सम। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसका कर लो। 9 9 3 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अपॉन 3 2 6, ये गया 7/6। ये सम ऑफ जीरोस आए देसी मेथड से। अब अंग्रेजी मेथड से करेंगे, दैट मींस -b/a करेंगे। तो -b की जगह क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। इसमें देखना मत, उसमें देखो x का कोएफिशिएंट दैट इज -7, दैट इज -7 अपॉन a। a क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6। तो यहाँ पे कितना आया? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये कितना आ गया आपके पास? 7/6। ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पहले आप देसी हिसाब से कर लो, मल्टीप्लीकेशन जीरोस की। जीरोस क्या है? एक 3/2 है, इनटू क्या कर लो? -1/3 कर लो। तो मल्टीप्लीकेशन में बेसिक मल्टीप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ये कट हो जाएगा तो -1/2 आएगा। ये हमने किया प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करा जीरोस का। अब हम देखेंगे फार्मूले से। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का C/A। C क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। व्हाट विच इज कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज -3। क्या है? -3 अपॉन a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6। तो 3 1 3 2 -1/2 आपका आया। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए, सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हेंस वेरीफाइड। अगर आपके पास टाइम बचता है तो पूरा डिटेल में लिख दो। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x आर वेरीफाइड। ओके, ये करा दिया ना मेरे भाई? ये क्यों आ गया वापिस? अच्छा, ठीक, उसकी एक ही एक्सरसाइज है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो ये वाला है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। बाकी देखो ना यार, एक ही एक्सरसाइज है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें से एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी पार्ट आपको आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल इन 3 पार्ट में से एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन है आपके पास? आपके पास क्वेश्चन है t² - 15। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, 2 टर्म्स वाला। बोल रहे हैं कि भैया इसके क्या निकालो? आप जीरोस निकालो। तो जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से t² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा 15। लेकिन हमेशा जो ये स्क्वायर उधर जाके ना रूट बनता है, प्लस माइनस का बनता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों बनता है। मतलब यहाँ से t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक √15 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? -√15 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई सबको? आपके पास जीरोस आ गए। अब आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करोगे। पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करोगे। सम ऑफ जीरोस मतलब इनको प्लस करना है, √15 प्लस -√15। तो √15 से √15 गया, कितना आ गया? 0। अब फॉर्मूले से करोगे -b/a,
माइनस बी, बी 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 क्या है आपका, माइनस का माइनस, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स तो है नहीं है यहाँ पे, टी स्क्वायर है, मतलब टी की फॉर्म में होना चाहिए, वेरिएबल टी की फॉर्म में होना चाहिए, टी का कोएफिशिएंट, टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो, अपॉन ए क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना जीरोस की, रूट 15 इंटू -√15, तो रूट 15 आप सबको पता है रूट 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, 15 आएगा और -15 आएगा। अब सी अपॉन ए निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सी अपॉन ए, सी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज -15, तो -15 अपॉन ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 विच इज इक्वल टू -15, ये भी वही है, ये भी वही है, hence the relationship between zeros and the coefficient are verified, hence verified। देखो ये मैंने 2 चैप्टर्स की डिटेल में वीडियो बना दी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इतना मैं डैम श्योर हूँ। ये नहीं कि पेपर लीक करके मैंने आपको बताया, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपके लिए पर्टिकुलरली जेके बूस्ट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है वीडियो कैसी लगी है, कंसेप्ट कैसे लगे, स्पीड तेज करनी है, स्लो करनी है, क्या करना है, अपनी सजेशंस भी जरूर देनी है, मैं उनको नोटिस जरूर करूंगा। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी रिलेटेड आपको आती है तो मुझे बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मैंडेटरी आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस आप अच्छे से देख सकें और आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।